हे गाइस। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फिगार्स ऑफ स्पीच। আজকে আমরা ডিসকাস করব फिगर्स ऑफ स्पीच। এটা वीडियो पार्ट 1। ये वीडियो का पार्ट 1 है, यानी कि पहला पार्ट है। आज हम सिर्फ इस पार्ट 1 में करेंगे मेटोनिमी और सिनेक्डोकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटोनिमी: The name of one thing is substituted for the name of another. These two things are loosely associated and separable. मतलब एक चीज के नाम के जगह दूसरे चीज का नाम डाल देते हैं, और ये दोनों चीजें, इनमें जो संबंध है वो उतना गहरा नहीं है, और इन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं। এটার মানে হচ্ছে একটা জিনিসের নামের জায়গায় অন্য একটা জিনিসের নাম দিয়ে দিচ্ছি, আর এই দুটো জিনিস, এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা আছে এটা খুব একটা গভীর সম্পর্ক না, আর এদেরকে খুব সহজেই আলাদা করা যায়। मेटोनिमी है 8 प्रकारेर। मेटोनिमी 8 प्रकार की होती है। नंबर 1, सिंबल और साइन फॉर द थिंग सिंबलाइज्ड, यानी कि चिन्ह का नाम यूज करेंगे जो चिन्हित किया है उसको समझाने के लिए या उसके जगह पे। মানে চিহ্নটা ব্যবহার করব যেটা চিহ্নিত করা হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য। इसका एग्जाम्पल है द क्राउन, द सेप्टर एंड द थ्रोन आर द सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। जो मुकुट होता है और राजदंड जिसको कहते हैं सेप्टर, और जो थ्रोन होता है यानी कि सिंहासन, ये सब सिंबल्स है राजसी सत्ता के या कोई राजा के शासन के। द क्राउन माने होच्छे मुकुट, सेप्टर माने होच्छे राजदंड, और थ्रोन माने सिंहासन। एगुलो सब चिन्ह किसेर? राजत्वेर। একটা কথা আছে, সবাই নিশ্চয়ই শুনেছো, अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन। इसका मतलब है जिसके सर पे मुकुट होता है राजा का, उसका लाइफ झंड होता है। सीधा बात यही है। तो यहाँ पे जो क्राउन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है रॉयल्टी, यानी कि राजसी सत्ता। अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन मतलब माने যে মাথাটা হচ্ছে মুকুট পরে তার জীবনটা খুব টেনশন দিয়ে ভর্তি। তো এখানে ক্রাউন মানে মুকুট কি সিম্বলাইজ করছে? সিম্বলাইজ করছে রাজত্ব। নাম্বার 2, इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट, मतलब उपकरण उपयोगकर्ता को सिंबलाइज करता है। उपकरण का नाम देके हम रिप्रेजेंट करेंगे उपयोगकर्ता को जो उस उपकरण को इस्तेमाल कर रहा है। माने যন্ত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট মানে যন্ত্র বা কার্য সাধনের উপায় বা মত প্রকাশের মাধ্যম, আর এই মাধ্যমটা দিয়ে যে মত প্রকাশ করছে বা যে কার্য সাধন করছে তাকে রিপ্রেজেন্ট করব। বুঝতে পারলে? যেমন পেন ফর রাইটার, sword for fighter. Pen is the instrument of the writer और sword is the instrument of the fighter. तो ये कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, the pen is mightier than the sword. तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? pen is mightier than the sword. pen रिप्रेजेंट करता है राइटर्स की कम्युनिटी को और sword रिप्रेजेंट करता है फाइटर्स को। the pen is mightier than the sword, তাহলে পেনটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? লেখকদের। আর শর্ট কি রিপ্রেজেন্ট করছে? যারা যোদ্ধা তাদেরকে। नंबर 3, कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड। कंटेनर का मतलब है पात्र, यानी कि जिसमें कुछ रखते हैं, और বাংলা এটার মানে হচ্ছে পাত্র যেটার মধ্যে কিছু রাখা হয়।
কন্টেইনার ফর দ্য থিং কন্টেন্ড, মানে পাত্রর নাম দিয়ে আমরা ওটার ভিতরে যেটা আছে সেটাকে रिप्रेजेंट করব। मतलब कंटेनर का नाम देके यानी कि पात्र का नाम देके उसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। हाउसेस, सिटीज, विलेजेस कंटेन पीपल, पर्स कंटेन्स मनी। शहरों में क्या होता है, शहरों गांवों में घरों में आदमियां रहते हैं, तो ये जो शहर है गांव है ये सब क्या हुआ, ये सब कंटेनर हुआ, ये सब कंटेन करते हैं आदमी लोगों को। पर्स कंटेन्स मनी, मतलब पर्स में पैसा रहता है तो पर्स हुआ एक कंटेनर और मनी द थिंग कंटेन्ड। শহর, বাড়িঘর, গ্রাম এসব জায়গায় কারা থাকে, লোক থাকে। তাহলে এরা কি, মানে শহরগুলো হচ্ছে পাত্র, মানে একটা বক্স ধরে নাও যেটার মধ্যে মানুষগুলো আছে। আর পার্সে কি থাকে, টাকা। তো পার্স হচ্ছে একটা কন্টেনার, একটা পাত্র টাকা রাখার। इसके एग्जाम्पल्स है, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, ये वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। यहाँ पे बोला है इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के पीपल, इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की लोगों की तुम्हें जरूरत है। इंग्लैंड जो देश है उसको तो जरूरत नहीं है, लोगों को उसकी हेल्प की जरूरत है। हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रैश, ये शेक्सपियर ने कहा है। इसका मतलब है जो मेरा पर्स चुराता है वो कचरा चुराता है। तो यहाँ पे पर्स क्या सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करता है उसके अंदर का पैसा। माने हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रैश, যে আমার পার্স চুরি করে সে আবর্জনা চুরি করে। তো পার্স এখানে কি বোঝাচ্ছে, ভিতরের টাকাটাকে বোঝাচ্ছে। ধরো ওর কাছে অনেক টাকা ছিল পার্সে, তাহলে ও এরকম বলতো, হু স্টিলস মাই পার্স স্টিলস গোল্ড, মানে যে আমার পার্স চুরি করছে সে সোনা চুরি করছে, এত ভ্যালুয়েবল জিনিস আছে ওর পার্সে। नंबर 4, इफेक्ट फॉर कॉज, यानी कि जो प्रभाव है वो रिप्रेजेंट करता है जो प्रभाव डाल रहा है उसको, মানে যেটা প্রভাব সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে, মানে যে জিনিসটা ওর প্রভাবটা ফেলছে সেটাকে। ইউল ফাইন্ড মি অ্যামং দ্য স্ট্রিপড শেডস, মানে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে অ্যালং দ্য স্ট্রিপড শেডস, মানে ডোরা কাটা ছায়াগুলোর মধ্যে। তো ছায়াটা, এই যে শেড, এটা হচ্ছে এফেক্ট, মানে প্রভাব। আর এই এফেক্টটা কে ফেলছে, গাছ, ট্রিজ, কজ অফ শেডস। ইউল ফাইন্ড মি অ্যালং দ্য স্ট্রিপড শেডস, মানে ইউল ফাইন্ড মি অ্যালং দ্য ট্রিজ। You'll find me along the stripped shades, मैं तुम्हें मिलूंगा along the stripped shades। तो यहाँ पे जो शेड्स है, शेड का मतलब क्या है, छाया। तो छाया तो एक प्रभाव है, उसका मतलब कौन डाल रहा है ये प्रभाव, मतलब इसका कारण क्या है, छाया का कारण है पेड़। तो मैं तुम्हें पेड़ के पास मिलूंगा, उसको यहाँ पे कहा है स्ट्रिप शेड्स। नंबर 5, कॉज फॉर द इफेक्ट, यानी कि इससे पहले जो हम लोगों ने किया इफेक्ट फॉर द कॉज, उसका ठीक ऑपोजिट, कॉज फॉर द इफेक्ट, यानी कि जो प्रभाव डाल रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रभाव को, মানে যেটা প্রভাবটা ফেলছে সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে প্রভাবটাকে। এটা এখনই বুঝতে পারবে এক্সাম্পল দিলে। মুভ হিম ইনটু দ্য সান, ওকে সূর্যে নিয়ে যাও। তোকে তো ডাইরেক্ট এভাবে সূর্যে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তো সান এখানে মানে হচ্ছে সানের এফেক্ট, মানে সানলাইট, মানে সূর্যের আলো। তো অর্থাৎ এখানে দাঁড়াচ্ছে মুভ হিম ইনটু দ্য সান, মানে ওকে সূর্যের আলোয় নিয়ে যাও, একটু রোদ বাতাসে নিয়ে যাও, ওর শরীর খারাপ হয়তো। यहाँ पे लिखा है मूव हिम इनटू द सन, उसे सूरज पे लेके जाओ। तो उसे तो हम लोग डायरेक्ट सूरज पे नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पे सन का मतलब है
सन का इफेक्ट यानी कि सनलाइट जो है मतलब सूरज की धूप, तो मूव हिम इनटू द सन हुआ उसे सूरज की धूप में लेके जाओ, उसे रोशनी में लेके जाओ, ऐसा। द ट्रीज आर वाइट विथ मे, ये जो पेड़ है ये सब सफेद हो गई है मई की वजह से, जो मई का महीना है उसकी वजह से। तो यहाँ पे मई रिप्रेजेंट करता है मई का जो इफेक्ट है, मतलब मई होता है स्प्रिंग का महीना, तो उसमें जो फूल खिलते हैं वो है इफेक्ट। तो द ट्रीज आर वाइट विथ मे यानी कि मे है कॉज, और उस कॉज का जो इफेक्ट है यानी कि प्रभाव है वो है फ्लावर्स। उस फ्लावर्स की वजह से जो पेड़ है वो सब सफेद हो गई है, सफेद फूलों की वजह से। नंबर 6, नेम ऑफ द पैशन फॉर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्पायरिंग इट। মানে নেম অফ দ্য প্যাশন, প্যাশন মানে হচ্ছে অনুভূতি, অনুভূতির নামটা আমরা ইউজ করব কিসের জায়গায়, মানে যেই জিনিসটা সেই অনুভূতিটা আমাদের মনের মধ্যে তৈরি করছে সেই জিনিসটার জায়গায়। मतलब पैशन यानी कि अनुभूति, अनुभूति रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को जो हमारे मन में ये अनुभूति की पैदा कर रहा है। ही इज द ग्लोरी ऑफ हिज फैमिली, तो यहां पे ग्लोरी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरी, मतलब वो सबके मन में, वो अपने परिवार वालों के मन में ग्लोरी पैदा कर रहा है। ही इज द ग्लोरी ऑफ हिज फैमिली, গ্লোরি মানে হচ্ছে गर्व। তো গ্লোরি এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে, রিপ্রেজেন্ট করছে যে ও হচ্ছে ওর ফ্যামিলি মেম্বার যে আছে, ওর পরিবারে যারা আছে তাদের গ্লোরির অবজেক্ট, মানে ও তৈরি করছে ওদের মনে গ্লোরি বা গর্ব। नंबर 7, द मेकर फॉर हिज वर्क, यानी कि जो निर्माता है या रचनाकार है বা যে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা সে রিপ্রেজেন্ট করবে তার কাজকে, यानी कि जो निर्माता है उनका नाम रिप्रेजेंट करेगा उनके काम को। एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग शेक्सपियर, इसका मतलब है मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूं। तो शेक्सपियर को हम लोग ऐसे सामने खड़ा करके तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर के काम को, यानी कि उसके जो प्लेस है, उसकी जो पोइट्री है वो पढ़ रहे हैं। सो आई एम रीडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर रिप्रेजेंट करता है उसके काम को। आई एम रीडिंग शेक्सपियर, আমি শেক্সপিয়ার পড়ছি, তার মানে এটা যে আমি শেক্সপিয়ারের মানে কাজগুলো পড়ছি, ওর নাটকগুলো পড়ছি, ওর কবিতাগুলো পড়ছি, বুঝতে পারলে? তো শেক্সপিয়ার এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে, ওর কাজগুলো। নাম্বার 8, দ্য প্লেস ফর ইটস প্রোডাকশন, মানে জায়গার নাম रिप्रेजेंट করবে ওখানে যেটা উৎপাদন হয় সেটাকে, यानी जगह का नाम रिप्रेजेंट करेगा वहां पे जो उत्पादन होता है उसको। इसका एग्जाम्पल है दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को, মানে এই বইটাকে মোরক্কোয় বাঁধা হয়েছে। তো মোরক্কোর মানে ফেমাস প্রোডাকশন কি, উৎপাদন কি, লেদার। তো ও বলতে চাইছে যে এই বইটাকে লেদারে বাঁধাই করা হয়েছে, বুঝতে পারলে? তো মোরক্কো এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে কি, ওখানে যা উৎপাদন হয় লেদার সেটাকে। ऑल अरेबिया ब्रीड्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, यॉन्डर का मतलब है योर, मतलब तुम्हारा। ऑल अरेबिया ब्रीड्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, तुम्हारे बक्से से पूरे अरब की खुशबू आ रही है। तो अरेबिया यानी अरब देश का उत्पादन क्या होता है वहां पे, मतलब होता था बहुत ज्यादा मात्रा में, वो है परफ्यूम। तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे बॉक्स में से, बक्से में से पूरे अरेबिया की परफ्यूम की खुशबू आती है।
तो यहाँ पे अरेबिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वहां पे जो उत्पादन होता है परफ्यूम, उसको। सिनेक्डोकी, one thing is substituted for another, they are intimately associated। मतलब एक चीज के जगह पे दूसरा चीज डाल देते हैं और ये दोनों चीजें, इनमें जो संबंध है वो बहुत गहरा है। মানে একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হয়, বা একটা জিনিসের পরিবর্তে আরেকটা জিনিসের নাম দেওয়া হয়, আর এই দুটো জিনিস হচ্ছে মানে খুব গভীরভাবে কানেক্টেড, অ্যাসোসিয়েটেড, মানে এদের সম্পর্কটা খুব গভীর। एग्जाम्पल है ऑल हैंड्स आर एट वर्क, मतलब सब हाथ काम कर रहे हैं। तो ऑल हैंड्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल मेन, मतलब सारे आदमी काम कर रहे हैं। ऑल हैंड्स आर एट वर्क মানে সব হাত কাজ করছে। তো সব হাত এখানে কি বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে সব লোক, মানে অল মেন আর এট ওয়ার্ক। অল হ্যান্ডস रिप्रेजेंट করছে অল মেনকে। সিনেকডকি भी 8 प्रकार की होती है। সিনেকডকিরও 8টা পার্ট আছে। নাম্বার 1, পার্ট ফর দ্য হোল, মানে একটা পার্ট रिप्रेजेंट করবে সম্পূর্ণটাকে। मतलब एक पार्ट रिप्रेजेंट करेगा पूरा जो सब कुछ है उसको। एग्जाम्पल है नो यूजलेस कॉफिन एनक्लोज्ड हिज ब्रेस्ट, मतलब कोई कफन नहीं दिया उसको। तो ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट का मतलब है हमारा जो सीना होता है, बांग्ला बोले बुक। तो सीना क्या है? सीना एक बॉडी का पार्ट है ना? तो वो बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे बॉडी को। कफन तो सिर्फ मतलब सीने का नहीं होता ना, पूरे बॉडी का होता है अगर कफन देना हो तो यहाँ पे ब्रेस्ट यानी कि जो हमारा चेस्ट है, हमारा सीना है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे बॉडी को। ही क्राइड अ सेल, মানে সে চিৎকার করে উঠলো ওই দেখো একটা পাল। তো পাল কি? পাল হচ্ছে জাহাজের একটা অংশ। তো ওই অংশটা রিপ্রেজেন্ট করছে পুরো জাহাজটাকে। তো ওই দেখো পাল, এটার মানে দাঁড়াচ্ছে ওই দেখো একটা জাহাজ। नंबर 2, इससे पहले हमने जो किया उसका ठीक ऑपोजिट, होल फॉर द पार्ट, यानी कि जो पूरा है वो रिप्रेजेंट करेगा एक छोटे से पार्ट को। মানে হোল ফর দ্য পার্ট মানে সম্পূর্ণটা রিপ্রেজেন্ট করবে একটা ছোট পার্টকে। এক্সাম্পল হচ্ছে ইন্ডিয়া কুড নট উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, মানে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারলো না। তো ইন্ডিয়া তো গোটা দেশটা তো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেনি, খেলেছে কি একটা ক্রিকেট টিম, তাই তো? তো ক্রিকেট টিম একটা ছোট পার্ট, তো তার জায়গায় এখানে আছে ইন্ডিয়া। তো ইন্ডিয়া যেটা হচ্ছে পুরোটা, যেটা হচ্ছে হোল, সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে একটা ছোট পার্ট, একটা ক্রিকেট টিম, সেটাকে। जब इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप। हम लोग तो नहीं बोलते, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम तो नहीं बोला है, इंडिया बोला है। तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है एक छोटे से पार्ट को, यानी कि क्रिकेट टीम को। नंबर 3, স্পিসিস ফর দ্য জিনাস, মানে জাতির যে নামটা সেটা रिप्रेजेंट করবে মহাজাতিকে। यानी कि स्पीशीज जो होता है उसका नाम रिप्रेजेंट करेगा जो जाति का नाम है उसको। जैसे बिल्ले होते हैं बहुत प्रकार के, कुत्ते होते हैं बहुत प्रकार के, लेकिन ये सब एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। बिल्लों का होता है फेलिस और कुत्तों का होता है जीनस। तो आप लोग स्पीशीज और जीनस का मतलब समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल है सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। तो सिल्वर और गोल्ड जो है ये कौन से जाति में आता है? ये इसका जाति है रिचेस,
यानी कि मतलब पैसा, लग्जरी, इसके कैटेगरी में आता है। सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। তো সিলভার আর গোল্ড মানে সোনা আর রূপা আমার কাছে কিচ্ছু নেই। তো সিলভার আর গোল্ড, সোনা আর রূপা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে? এটা ক্যাটাগরিতে পড়ে হচ্ছে মানে কি বলবো, টাকার, লাক্সারির ক্যাটাগরিতে পড়ে। दाउ मस्ट अर्न दाई ब्रेड मतलब है तुम्हें अपना खाना खुद कमाना होगा। तो ब्रेड जो यूज किया है यहाँ पे वो किसके कैटेगरी में आता है? फूड के कैटेगरी में आता है, यानी कि खाना जो है उसके कैटेगरी में आता है। तो ब्रेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका जीनस यानी कि जाति जो है फूड यानी कि खाना। দাও মাস্ট আর্ন দাই ব্রেড মানে তোমাকে নিজের খাবারটা খাটনি করে অর্জন করতে হবে। তো ব্রেড এখানে ইউজ করা হয়েছে, ব্রেড কিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ? না খাবারের, কারণ ও খাবারের ক্যাটাগরিতে পড়ে। তো ব্রেড হচ্ছে জাতি আর ফুড হচ্ছে মহাজাতি মানে জিনাস। नंबर 4 जीनस फॉर द स्पीशीज यानी जो हमने अभी किया उसका ऑपोजिट মানে জাতির নামটাকে রিপ্লেস করে আমরা দেব মহাজাতির নামটা, মানে মহাজাতির নামটা রিপ্রেজেন্ট করবে জাতির নামটাকে। ওয়েন ডাইড ইন অ্যাকশন, তো অ্যাকশনটা এখানে কি? অ্যাকশনটা হচ্ছে মানে পুরোটা, ওটা একটা ক্যাটাগরি। তো ও তো মারা গেছে আসলে যুদ্ধে, বলতে যাচ্ছে সেটা। তো সেটা বলতে গিয়ে এখানে দিচ্ছে অ্যাকশন মানে গোটা ক্যাটাগরিটাকে। ব্যাটেল তো একটা মানে ব্যাটেল বা যুদ্ধ, এটা তো একটা ওই ক্যাটাগরি একটা ছোট পার্ট, তাই না? तो यहाँ पे मतलब है ओवेन डाइड इन एक्शन। ओवेन एक आदमी है जिसका नाम है ओवेन, वो युद्ध में मारा गया। तो यहाँ पे युद्ध नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है एक्शन। तो एक्शन एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, एक्शन बहुत टाइप का हो सकता है। तो बैटल जो है यानी कि युद्ध, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो एक्शन जो यूज किया है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक छोटे से पार्ट को। नंबर 5 कॉन्क्रीट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्क्रीट जो ऐसा आइडिया जिसका एक रूप है जिसको हम छू सकते हैं। फॉर द एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा आइडिया जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे प्यार, ऑनेस्टी, ऐसा। तो कॉन्क्रीट को हम यूज करेंगे অ্যাবস্ট্রাক্ট की जगह पर। কনক্রিটের মানে হলো যেটার রূপ আছে, যেটা স্পর্শ করা যায়, আর অ্যাবস্ট্রাক্টের মানে হলো যেটার কোনো রূপ নেই, যেটা আমরা শুধু অনুভব করতে পারি, যেমন হচ্ছে ভালোবাসা, হিংসা। তো এখানে অ্যাবস্ট্রাক্টের জায়গায় আমরা কনক্রিটটাকে ইউজ করব। এক্সাম্পল হচ্ছে there is a good deal of fox in his character। তো ফক্স যে প্রাণীটা হয় ওটা কেমন হয়? খুব চালাক হয়। তো এখানে এটা বোঝাতে চাইছে যে ছেলেটা খুব চালাক, মানে ওর চরিত্রে খুব চালাকি আছে। তো ফক্স এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে? ফক্স যেটা কনক্রিট, যেটা রূপ আছে, যেটা আমরা স্পর্শ করতে পারি, সেটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, যেটা হচ্ছে মানে চতুরতা, যেটাকে আমরা শুধু অনুভব করতে পারি, যেটার কোনো রূপ নেই, সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। देयर इज अ गुड डील ऑफ फॉक्स इन हिज कैरेक्टर मतलब उस लड़के के कैरेक्टर में बहुत चतुराई है। तो यहाँ पे फॉक्स जो कैसा एनिमल होता है? एक चालाक एनिमल है ना। तो फॉक्स रिप्रेजेंट करता है चतुराई को। तो फॉक्स क्या है? फॉक्स हुआ एक कॉन्क्रीट आइडिया जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसका एक रूप है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जिसका कोई रूप नहीं है, वो है चतुराई। नंबर 6 एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट यानी प्रीवियसली हमने जो पढ़ा उसका ठीक ऑपोजिट। एब्स्ट्रैक्ट जैसे पहले बताया मैंने आपको, ऐसा कोई आइडिया जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और कॉन्क्रीट जिसका रूप होता है और
जिसको हम लोग छू सकते हैं। তো অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে একটু আগে বললাম তোমাদেরকে, যেটার কোনো রূপ নেই, যেটাকে শুধু অনুভব করতে পারি। আর কনক্রিট মানে হচ্ছে যেটার রূপ আছে, যেটা স্পর্শ করা যায়। তো এই কনক্রিটের জায়গায় এখন আমরা ইউজ করব অ্যাবস্ট্রাক্ট। টিরানি ইজ ডেড, অত্যাচারের মৃত্যু হলো। তো অত্যাচারের তো মৃত্যু হওয়া সম্ভব না। তো এখানে কি বোঝাচ্ছে, যে অত্যাচারী শাসক, তার মৃত্যু হয়েছে। তো বলছে টিরানি ইজ ডেড। তো টিরানি, যেটার মানে হচ্ছে অত্যাচার, সেটা এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে একজন অত্যাচারী শাসককে। टिरनी इज डेड यानी उत्पीड़न का अंत हुआ। तो उत्पीड़न का अंत यहाँ पे क्या समझाता है, उत्पीड़क जो है उसका अंत हो गया है। तो टिरनी यहाँ पे जिसका मतलब है उत्पीड़न, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पीड़क को। नंबर 7, मेटीरियल फॉर द थिंग मेड, माने বস্তু, মেটেরিয়াল মানে বস্তু, সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে যেই জিনিসটা বানানো হয়েছে সেই বস্তু দিয়ে সেটাকে। मटेरियल फॉर द थिंग मेड, मटेरियल का मतलब होता है वस्तु। ये रिप्रेजेंट करेगा इस वस्तु से बनाई हुई चीज को। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। शी वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, मतलब उसने सिल्क पहना हुआ था। तो सिल्क क्या है, मटेरियल है। तो उसने तो सिर्फ मटेरियल नहीं पहना था, उस मटेरियल से बनाया हुआ ड्रेस या फिर साड़ी कुर्ती कुछ भी हो, वो पहना हुआ था। तो यहाँ पे सिल्क जो मटेरियल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उससे बनाया गया है, यानी कि जो ड्रेस या साड़ी उस औरत ने पहना हुआ था। शी ওয়াজ ড্রেসড ইন সিল্ক মানে সে সিল্ক পরেছিল। তো সিল্কটা হচ্ছে মেটেরিয়াল, আর মেটেরিয়ালটা এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে, যেই সিল্কের শাড়ি বা জামা যেটা ও পরেছিল, যেটা সিল্ক দিয়ে বানানো। দ্য প্রিজনার ওয়াজ বাউন্ড ইন আয়রন, মানে প্রিজনার যে হচ্ছে মানে যে জেলে থাকে তাকে বাঁধা হয়েছিল আয়রন দিয়ে, মানে লোহা দিয়ে। তো আয়রন এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে, আয়রন রিপ্রেজেন্ট করছে আয়রনের চেন, মানে লোহার শিকল, যেটা দিয়ে মানে কয়েদিদেরকে বেঁধে রাখা হয়। द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयरन, इसका मतलब है कैदी को लोहे से बांधा गया था। तो लोहा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, लोहे से बनाए हुए चेन, यानी कि जंजीर, जिन जंजीरों में कैदियों को बांधा जाता है। नंबर 8, एग्जेम्पलरी इंडिविजुअल फॉर अ क्लास। एग्जेम्पलरी का मतलब है अनुकरणीय, বাংলা এটার মানে হচ্ছে অনুকরণীয়। তো অনুকরণীয় ব্যক্তির নাম আমরা ইউজ করব একটা গোটা क्लास व कम्युनिटी के বোঝানোর জন্য। एक अनुकरणीय व्यक्ति का नाम यूज करेंगे एक पूरे क्लास या कम्युनिटी को समझाने के लिए। এটার एग्जांपल হলো लेट हिम बी सीजर आई विल बी शेक्सपियर, ওকে হতে দাও সিজার, আমি হব শেক্সপিয়ার। তো সিজার কে ছিল, সিজার একজন মানে বিশাল বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিল, একজন হিরো ছিল। তো সিজার এখানে কি রিপ্রেজেন্ট করছে, হিরোদের যে ক্লাসটা, যে কমিউনিটিটা, সেটা। আর শেক্সপিয়ার একজন মানে মহান লেখক। তো শেক্সপিয়ার কি রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে, সে রিপ্রেজেন্ট করছে লেখকদের যে কমিউনিটি, যে ক্লাস, সেটা। তো মানেটা দাঁড়াচ্ছে ওকে হতে দাও সিজার, মানে ওকে হতে দাও কোনো বড় রাষ্ট্রনায়ক, রাজনেতা, আমি হব শেক্সপিয়ার, আমি একজন মহান লেখক হব। মানে ওকেও লোক মনে রাখবে, আমাকেও লোক মনে রাখবে, কিন্তু আমাদের কাজের ইয়েটা হবে আলাদা। लेट हिम बी सीजर आई विल बी शेक्सपियर, उसे बनने दो सीजर मैं बनूंगा शेक्सपियर। तो सीजर क्या था, सीजर एक बहुत बड़ा राजनेता था, एक हीरो था। तो वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हीरोज की जो क्लास है या कम्युनिटी है उसको, वो सब हीरोज को रिप्रेजेंट करता है। और शेक्सपियर एक महान लेखक है। तो वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेखक की मतलब उनकी जो कम्युनिटी है, जो क्लास है, उसको।
तो यहाँ पे मतलब बनता है लेट हिम बी सीजर, तो उसको बनने दो सीजर, या मतलब कोई राष्ट्रनायक या राजनेता, उसको जो बनना है बनने दो, और मैं बनूंगा शेक्सपियर, मतलब मैं एक महान लेखक बनूंगा।